द जैपनीज वाइफ एक बांग्ला रोमांटिक ड्रामा है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसके किरदार, इंतजार और अंजाम दूसरी प्रेम कहानियों से एकदम मुख्तलिफ हैं। मियागी एक जापानी महिला है। एक भारतीय मैगजीन में पेन फ्रेंड नाम के कॉलम पर उसका नाम और पता छपा था। स्नेहोमोय जब कॉलेज में था तब उसने मैगजीन में छपे इस पते पर एक खत लिख दिया। हालांकि उसे उम्मीद कम ही थी कि उधर से कोई जवाब आएगा। ये पता जापान के योकोहामा नाम की जगह का है, पर एक दिन उसे उधर से जवाब आ ही गया और वे एक पेन फ्रेंड बन गए जो खत के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। मियागी ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था और बताती है कि उसके नाम मियागी का मतलब गिफ्ट या तोहफा है। वे दोनों अंग्रेजी में एक दूसरे को खत लिखते हैं क्योंकि यही उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज है। स्नेहोमोय ने भी अपने नाम का मतलब बताया कि उसके नाम का अर्थ है फुल ऑफ अफेक्शन, यानी प्यार से भरा हुआ। वो हर हफ्ते मियागी को खत लिखता है क्योंकि इतना ही समय लगता है उधर से खत का जवाब आने में। स्नेहोमोय के बहुत कम दोस्त हैं। वो अपने दिल की बात शायद ही किसी को बताता है, पर जब मियागी को चिट्ठी लिखता है तो इसमें अपने मन की सारी बात बिना झिझक के लिख देता है। ठीक ऐसा ही मियागी के साथ भी है। वो एक शर्मीली लड़की है, पर स्नेहोमोय से जापान में अपनी जिंदगी की हर नई बात साझा करती है। हालांकि कई बार उनके ट्रांसलेशन उतने सटीक नहीं होते हैं। आखिर अपनी भाषा में सोचकर उसे अंग्रेजी में लिखने पर थोड़ी डिक्शनरी वाली गड़बड़ी आ ही जाती है। देखते देखते उन्हें बातें करते हुए अब 3 साल गुजर गए हैं। बार बार चिट्ठी जापान भेजने पर खर्च भी बहुत होता है, इसलिए पोस्टकार्ड का खर्च निकालने के लिए स्नेहोमोय ने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक दिन मियागी ने उसे एक पोलारॉइड कैमरा भेजा जिससे कि वह अपनी और अपने परिवार की तस्वीर उसे भेज सके। स्नेहोमोय अपनी मासी के साथ रहता है। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके माँ बाप मातला नदी में बाढ़ आने की वजह से मारे गए थे। आज स्नेहोमोय की मासी की एक सहेली उससे मिलने आई है, साथ में उसकी बेटी भी है। उसकी मासी चाहती है कि वो उसकी सहेली की बेटी से शादी कर ले। उस लड़की का नाम संध्या है और वो भी बहुत शर्मीली है। पहली बार में तो स्नेहोमोय उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख सका। हालांकि वो उस लड़की से शादी तो नहीं करना चाहता है, फिर भी इस बारे में मियागी को बताने में उसे हिचकिचाहट हो रही है। उसने चिट्ठी में हिचकिचाते हुए संध्या और शादी के प्रस्ताव के बारे में उसे सब कुछ लिख दिया। तब उधर से मियागी लिखती है कि वो भी उसके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती है। क्या वो उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाएगा? स्नेहोमोय के लिए ये एक दुविधा वाली बात हो गई। भले ही वो मियागी को पसंद करता हो या एक दूसरे को अब किसी और से बेहतर जानने लगे हो, पर असली सवाल तो ये है कि चाह कर भी शादी होगी कैसे। स्नेहोमोय के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जापान चला जाए। वो यहाँ सुंदरवन के एक प्राइवेट स्कूल में अंकगणित का शिक्षक है जिसे मामूली सी पगार मिलती है। अगर मियागी यहाँ आना चाहे तो ये सोचकर ही उसे अजीब सा लगने लगा है। भला वो गांव में कैसे रहेगी? घर भी टूटा फूटा है। एक ही टॉयलेट है, वो भी इंडियन स्टाइल में, जिसे इस्तेमाल करने के लिए बैठक लगानी पड़ती है। इसके जवाब में मियागी लिखती है कि ऐसे टॉयलेट जापान में भी होते हैं, इसलिए इसमें समस्या वाली बात नहीं है। पर फिलहाल वो इंडिया नहीं आ सकती है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन जहाँ तक बात शादी की है तो वो उसे एक वेडिंग रिंग भेज रही है जिसमें उसका नाम लिखा है। बदले में स्नेहोमोय ने भी इंडिया से मियागी के नाम चूड़ी और सिंदूर भेज दिए, जो कि उसकी शादी की निशानी होगी। आज स्नेहोमोय इतना खुश है जितना शायद ही कभी था। लगभग साल भर बाद एक दिन जब वो स्कूल से वापस लौटा, घर में संध्या की माँ आई हुई थी। वो दबे पांव अपने कमरे में चला गया और मासी से कहता है कि उसे खबर ना चलने दे। बाद में जब मासी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या संध्या खूबसूरत नहीं है, क्या उसे कोई राजकुमारी चाहिए, तब डरते डरते स्नेहोमोय कहता है कि उसने शादी कर ली है। अब तो 1 साल गुजर गए हैं। एक बार के लिए तो मासी को यकीन ही नहीं हुआ, पर क्या पता उसने लव मैरिज कर ली हो। पूछती है क्या नाम है, कहाँ की है, क्या दूसरी जात की तो नहीं है। पर यह सब होता तो भी ठीक था। स्नेहोमोय ने बताया कि लड़की का नाम मियागी है और जात का नाम जापानी है।
पता नहीं उसने अपने भांजे के लिए कितने सपने संजोए थे, सब खाक हो गए। ना तो मियागी और ना ही स्नेहमोय के लिए उनकी शादी कोई मजाक है। उन्होंने बिना मिले केवल चिट्ठी के जरिए बातें करते हुए अपनी शादी को ईमानदारी से अब तक निभाए रखा है। अब तो 15 साल गुजर गए हैं। हालांकि ना तो मियागी अब तक यहाँ आ सकी है और ना ही स्नेहमोय वहाँ कभी जा सका। 15वें सालगिरह पर मियागी ने उसे एक बड़े से बक्से में कुछ गिफ्ट भेजे। बक्से में जापानी भाषा में कुछ लिखा है। डाकिया बक्से में लिखी जापानी अक्षरों को देखकर समझ गया कि यह डब्बा किसका है। पूरे गांव को पता है कि अगर कोई अतरंगी चीज गांव में आती है तो वो मास्टर की होती है। सभी जानते हैं कि मास्टर ने चिट्ठी के जरिए एक जापानी से शादी कर ली है। उस बक्से के पीछे बच्चे जापानी जापानी चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। वे एक पोयम बार बार दोहरा रहे हैं, सारे गामा पाधानी बम आया जापानी। बम के अंदर था एक सांप। ब्रिटिश बोले बाप रे बाप। बड़ा जापानी डब्बा देखते ही लोग समझ गए कि ये किसके लिए है और कहाँ से आया है। जब स्नेहमोय घर आया तो देखता है कि बक्से में उनके 15वें सालगिरह का गिफ्ट है, जिसमें ढेरों तरह तरह के पतंग हैं। ये ट्रेडिशनल जापानी पतंग हैं जो कभी मियागी के पिता के थे। कुछ साल पहले स्नेहमोय ने बताया था कि बचपन में वो पतंग उड़ाने में माहिर हुआ करता था, तो इससे बेहतर गिफ्ट उसके लिए क्या होगा। आज संध्या की माँ उसकी मासी से मिलने आई। देखने में वो काफी बीमार मालूम पड़ती है। मासी उसे बता रही है कि उसके भतीजे की जापानी लड़की से हुए शादी के 15 साल बीत गए हैं, पर उन दोनों को कभी एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं हुई। ऐसे में बच्चे कैसे होंगे। पर उसकी जापानी बहू बड़ी अच्छी है। उसने उसे एक जापानी समीज दिया है, एक शॉल और हाथ से बना मोजा भी दिया है। वो उसकी हर जरूरत को जानती है। स्नेहमोय ने भी 15वीं सालगिरह पर मियागी को एक बंगाली साड़ी और चंपक के कुछ फूल भेजे। आजकल जब भी वो बाजार जाता है एक इंटरनेशनल कॉल जरूर करता है। कॉल महंगा तो है, पर असली दिक्कत यह है कि कनेक्शन हमेशा वीक रहता है। ठीक से कभी भी बात नहीं हो पाती है। एक दफे उसने एक मेले में उसके साथ घटी घटना का जिक्र किया, कैसे कुछ प्रोस्टिट्यूट उसे अपने पास बुला रही थी। तब मियागी उसे लिखती है कि अगर वो उन प्रोस्टिट्यूट्स के पास गया तो फिर यहाँ कभी मत आना। आजकल वो उग्र आवेश से भरे खत में अपने अकेलेपन और मियागी से अपने बेपनाह प्यार के बारे में लिखा करता है। एक दिन वो खिड़की पर एक बच्चे को देखता है। वो उसे काकू बुला रहा है। स्नेहमोय को समझ में नहीं आया कि ये बच्चा कौन है। ये बच्चा संध्या का बेटा है, वही संध्या जिससे एक दफे उसकी मासी उसकी शादी कराना चाहती थी। संध्या की मां मर चुकी है और अब उसका पति भी नहीं रहा। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मासी ने तय किया कि संध्या अब यहीं रहेगी। उसकी मासी कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारा ख्याल रखा था, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी संध्या के बेटे का ख्याल रखो। अब संध्या यहीं रहती है और घर के कामों में मासी की मदद करती है। उसने इस बारे में मियागी को खत में विस्तार से लिखा। बताता है कि जब किसी औरत के पति की मौत हो जाती है तो वो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती है और माथे पर सिंदूर नहीं लगाती है। अपने पति से प्रेम के अनुसार कई बार उन्हें बाल भी मुंडवाना पड़ता है। लिखता है, पता नहीं संध्या ने बाल मुड़वाया था या नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद मियागी ने उसे खत लिखा। वो बताती है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। अब वो बहुत अकेली महसूस करती है। अब तो उसका प्यारा कुत्ता हाइकू भी नहीं रहा। वो उसके पास इंडिया आना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो जल्दी ही किसी डॉक्टर से मिलेगी। आज जब स्नेहमोय स्कूल से घर वापस लौटा तो संध्या के बेटे पोल्टू के लिए कॉपी और पेन लेता आया। वो बच्चा बहुत प्यारा है और स्नेहो के खाने पीने का अच्छा ख्याल रखता है। सुबह उसके लिए नाश्ता और चाय लाने में देरी नहीं करता है। संध्या के आने से उसका कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित होने लगा है। एक दिन जब स्नेहमोय घर में नहीं था, पोल्टू ने उसके सालगिरह में मिले गिफ्ट को खोला और सारे रंग बिरंगे पतंग निकाल कर देखने लगा। इस बात पर संध्या ने अपने बेटे को बुरी तरह पीटा। आखिर ये उनका घर नहीं है, यहाँ उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई है, यही बहुत है। पर बात ऐसी नहीं है। स्नेहमोय को इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई कि पोल्टू ने उसके तोहफे को खोल कर देखा। रो रहे पोल्टू को शांत करने के लिए मासी ने कहा कि वे इतने पतंग का क्या करेंगे, तुम इस बार काकू के साथ पतंग लड़ाई में हिस्सा लेना।
गांव में पतंग लड़ाई की एक बड़ी प्रतियोगिता होती है। अब वे इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। जब गांव में ये खबर फैली कि मास्टर भी अपने अनोखे जापानी पतंग के साथ लड़ाई में हिस्सा लेगा, तो प्रतियोगिता हिंदुस्तानी और जापानी में बंट गई। भारतीय पतंग जिंदाबाद के नारे लगने लगे। प्रतियोगिता जीतने के लिए केवल पतंग से काम नहीं चलेगा, मांझा भी तैयार करना होगा। उन्होंने कांच के टुकड़े पीसकर बड़ी मेहनत से मांझा तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन जापानी पतंग देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब बड़े बड़े पतंग। एक पतंग पर जापानी महिला की तस्वीर है। सभी कह रहे हैं कि ये मास्टर की पत्नी है। जो भी हो, पतंग लड़ाई का कार्यक्रम सभी के लिए अच्छा और यादगार रहा। दोनों तरफ से पतंग कटे और मामला बराबरी पर खत्म हुआ। आज मास्टर उदास है क्योंकि उसे खत मिला है कि मियागी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने भाई के घर रहने जा रही है। अब वो उसी पते पर चिट्ठी भेजा करे। स्नेहोमोय मियागी से मिलने जापान जाना चाहता है। उसने स्कूल से 6 महीने की छुट्टी की अर्जी लगा दी, पर इतनी बड़ी छुट्टी उसे बिना पेमेंट के ही लेनी होगी। उसने मियागी के इलाज के लिए लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन वैद्य के लिए बिना मरीज की नाड़ी जांचे कुछ भी बताना मुश्किल था। उसने टेलीफोन के जरिए मियागी से उसकी बीमारी के लक्षण पूछे। शहर जाकर यूनानी डॉक्टर से भी मिला। हर तरह के नुस्खे अपनाए, यहाँ तक कि होम्योपैथी भी। वो समय समय पर मियागी को दवाएं भेजा करता है, पर इसका उसकी सेहत पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त से पता किया कि जापान जाने में कितना पैसा लगेगा, पर खर्च सुनकर चुप हो गया। एक दिन मासी ने उसे पोल्टू के जनेऊ धारण की तैयारी के लिए संध्या के साथ घोसाबा के बाजार भेज दिया। संध्या के पास जो थोड़े बहुत गहने थे, उसने उसे गिरवी रखकर सेरेमनी के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लिए। यहाँ बाजार में लोग उन्हें पति पत्नी समझ रहे हैं। उस रात संध्या घर के बाहर बैठकर रोती रही। वो इस बात से चिंतित रहती है कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो कहाँ जाएगी। पर आज स्नेहो ने उसे दिलासा दिया कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। वो काफी देर तक उससे लिपट कर रोती रही। ये स्नेहोमोय के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। वो चाहता तो इस बारे में मियागी को कुछ नहीं बताता। ऐसे भी वो बीमार है, इससे उसे तकलीफ ही होगी। फिर भी सच बताना जरूरी है, क्योंकि इसी बुनियाद पर उनका रिश्ता पिछले 17 सालों से चल रहा है। उसे डर है कि मियागी संध्या से उसकी नज़दीकी के बारे में जानने के बाद उसे चिट्ठी नहीं लिखेगी। पर वो चिट्ठी नहीं लिखेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या उसे कुछ हो गया है। कुछ दिनों बाद उसे मियागी का खत आया। उसने बताया है कि उसकी बीमारी की वजह कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उसके बचने के केवल 50% चांस हैं। मियागी ने चिट्ठी के साथ अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट उसे भेज दिए। एक हस्बैंड होने के नाते उसे सब कुछ जानने का हक है। जब स्नेहोमोय को चिट्ठी मिली तो वो सीधे अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास चला गया। उस दोस्त ने उसे कलकत्ता के एक कैंसर स्पेशलिस्ट का पता दिया, क्योंकि ये लोकल डॉक्टर्स के बस का मर्ज नहीं है। उस शाम मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश होने लगी थी। फिर भी वो मातला नदी पार करके शहर चला गया। वो कलकत्ता में उस डॉक्टर से भी मिला। रिपोर्ट देखने पर डॉक्टर ने बताया कि मामला गंभीर है। इससे पहले कि शरीर में कैंसर फैलना शुरू करे, मरीज को जल्दी भर्ती करना होगा। अगर एक बार ये फैलना शुरू हो गया तो बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। वहां से लौटते वक्त उसने मियागी को फोन मिलाया। पूछना चाहता है कि क्या उसके शरीर में कैंसर फैल रहा है, पर अंग्रेजी में बात करना थोड़ा परेशानी भरा है। लिखने में दिक्कत तो नहीं होती है, पर बोलने में बहुत सोचना पड़ता है। मियागी को भी उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उनकी बात पूरी हो पाती इससे पहले कनेक्शन कट गया। मौसम और भी खराब होता जा रहा है। स्नेहोमोय किसी तरह देर रात अपने घर लौट पाया, पर भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया है। रात भर तेज बुखार था। दूसरे दिन भी बारिश कम नहीं हुई। डॉक्टर ने बताया कि एंटीबायोटिक के बिना बुखार नहीं उतरेगा, लेकिन इसे खरीदने के लिए नदी के पार जाना होगा, जो इस मौसम में नामुमकिन है। कोई भी माझी नदी पार करने को तैयार नहीं है। इधर हर बीतते दिन के साथ उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है। ना दवा और ना ही चिट्ठी, कुछ भी उधर से इधर नहीं आ सकता है। अगले दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। रात भर वो मियागी का नाम पुकारता रहा, पर जब अगली सुबह बारिश शांत हुई,
सब कुछ ठीक होने का भरोसा मिला, तब तक स्नेहोमोय जा चुका था। उसने निमोनिया से अपना दम तोड़ दिया है। लेकिन जो भी हो, उसे अपने आखिरी समय में इस बात की तसल्ली रही होगी कि उसने अपनी बीमार पत्नी के इलाज की पूरी कोशिश की। इधर दूसरी तरफ अब मियागी कैंसर से ठीक हो चुकी है और अपने पति के मरने के कुछ समय बाद वो सफ़ेद साड़ी में सर मुंडवाए उसके गांव आ रही है। शायद कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल गिर गए हों। स्नेहोमोय ने उसे एक दफ़े लिखा था कि यहाँ जब किसी के पति की मौत हो जाती है तो पत्नी सफ़ेद साड़ी पहनती है और सिंदूर नहीं लगाती है। पति के प्रति अपने प्रेम के हिसाब से बाल भी मुंडवा देती है। उसे यहाँ देखते ही लोग समझ गए कि यह मास्टर की विधवा है। स्नेहोमोय के घर पर उसकी मुलाकात संध्या से हुई, जो अब यहीं रहती है। वो उसे स्नेहोमोय के कमरे में ले गई, जहाँ मियागी से जुड़ी उसकी यादें हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।